वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 3rd वीक के मेजर करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले देखें क्या दिस वीक मेजर टॉपिक्स चल रहे थे न्यूज़ में। फर्स्ट वन इज NHAI ने टाइमलाइन दी है कि अपने प्रोजेक्ट्स को इतने टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ कम्प्लीटेड 150th ईयर्स, उनसे रिलेटेड इसका बेसिक स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। देन इज पेन प्लस अप्रोच नाम का एक इनिशिएटिव क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये हमारे लिए MCQ अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बनता है। देन इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, उनसे रिलेटेड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन चेकआउट करेंगे। देन इज मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन न्यूज़ जो चल रही थी दिस वीक। देन GPS स्पूफिंग नाम का एक साइबर अटैक इंडिया में फेस आउट किया गया है, उसको कवर अप करेंगे। देन इज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में जो बिल को रिजर्व किया जाता है उसके रिलेटेड टाइमलाइन इशू की गई है। देन इज अ बैट इको मॉनिटरिंग नाम का डिवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोनमस बेसिस से पहली बार इनिशिएट किया है। देन इज अ हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टेट डिजास्टर, किस स्टेट ने किया है उसको देखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स परमानेंट लोक अदालत से रिलेटेड करंट अफेयर था, किसी स्टेट ने ऑनलाइन प्रोविजन स्टार्ट करी है, ये कौन सी स्टेट थी आगे हम देखेंगे। देन इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक नाम की एक रिपोर्ट है, इसके क्या स्टेट्स थे उसको कवर अप करेंगे। आफ्टरवर्ड्स लास्ट में देखेंगे IISR ने एक सूर्य नाम का प्रोडक्ट बनाया, क्या है ये प्रोडक्ट, किससे रिलेटेड है उसको कवर अप करेंगे। क्लियर, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट वन इज NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। इनके द्वारा एक टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है। दे हैव डिसाइडेड कि हम 336 दिनों के अंदर अंदर जो भी लैंड को एक्वायर करके उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, बी इट कोई हाईवे बनाना है, टोल कलेक्शन के लिए टोल प्लाजास बनाने हैं या कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाने हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने की टाइमलाइन सेट डाउन कर दी गई है। इसी टाइमलाइन के तहत दे हैव डिसाइडेड कि हम 4 स्टेप्स में इसको फुलफिल करेंगे। फर्स्ट वन इज NHAI विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान और इसको अपलोड किया जाएगा, कहाँ अपलोड किया जाएगा, ऑन द वेबसाइट और पोर्टल का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होएगा फ्रॉम द MCQ परस्पेक्टिव। इट इज भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल कोई नया पोर्टल नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो NHAI ने टाइमलाइन बनाई है दे डिसाइडेड कि हम जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लैंड को कहाँ से एक्वायर करें, किस पर्सन से एक्वायर करें, उस सबको इसी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। डन। देन ऑन द नेक्स्ट स्टेज दे विल इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन और 21 दिनों का टाइमलाइन दिया जाएगा, विंडो ओपन कर दी जाएगी कि ये लैंड हम इस पर्सन से एक्वायर करें और 21 दिन के अंदर अंदर वो कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, दे कैन फाइल इट। ऑब्जेक्शन में सिंपली दे विल बी सेइंग कि हमें जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है अगर उससे सेटिस्फाइड है तो भी ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाइड तो भी इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर दे आर डिमांडिंग कि हमें मॉनेटरी कंपनसेशन की बजाय सिमिलर लैंड ही चाहिए तो दे कैन ऑल्सो मेंशन हियर कि हमारी ऑब्जेक्शन इससे रिलेटेड क्या है। डन। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज आफ्टर रिजॉल्विंग द ऑब्जेक्शन अथॉरिटीज विल गेट द राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में क्या होएगा, दे विल बी गेटिंग द ओनरशिप टाइटल, उस जमीन के ओनरशिप मिल जाएंगे। अभी गवर्नमेंट का पूरा हक होएगा कि वहाँ पे रोड बनाना है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है, किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। एट द लास्ट स्टेज मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग मतलब उसकी देख रेख की जाएगी, जो लैंड को एक्वायर किया, जो प्रोजेक्ट बनाना है वो ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी, वीकली बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फोर्टनाइटली बाय द रीजनल ऑफिसर एंड कोई इससे रिलेटेड सीरियस इश्यूज आते हैं दैट विल बी हैंडेड आउट बाय द चीफ जनरल मैनेजर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जनरली क्या होता है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स की जाती है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना दिया जाता है कि यहाँ पे ये बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। डन। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 150 साल हो गए हैं। इसी 150 साल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो कहाँ हुआ, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी इसकी जो एक्टिविटीज है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। क्लियर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1875। पहले किस नाम से जाना जाता था, इट वाज नोन एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बाय ए कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद जी। ना यहीं पे ध्यान रखेंगे, इनफॉर्मली जब इनिशियली इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी तो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। इनिशियली लोग एक बनियन ट्री के नीचे बैठ के बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते थे, बट नाउ इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। कहाँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया गया। उसी हेडक्वार्टर को एक नाम दिया जाता है, दैट इज दलाल स्ट्रीट। इन द ईयर 1874 में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया गया। यहीं पे दलाल स्ट्रीट से रिलेटेड एक और फैक्ट रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि RBI से रिलेटेड जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज मिंट स्ट्रीट। तो हमारे लिए MCQ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट, मैच द फॉलोइंग्स में। वन साइड पे आपको डाल दिया जाएगा कि ये रेगुलेटरी बॉडी है, अदर साइड ऑल्सो नोन एज दिस वे। तो दलाल स्ट्रीट इज फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज, मिंट स्ट्रीट इज फेमस फॉर सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। डन। लास्ट फैक्ट इससे रिलेटेड जो कवर अप करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन द 1995।
तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आउटक्राई सिस्टम होता था, मतलब बोली लगाई जाती थी ऊंची ऊंची आवाज में, बोली लगाई जाती थी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स करने के लिए। 1995 में जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया गया उसका नाम क्या है, BOLT, बोल्ड, विच स्टैंड्स फॉर BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन लीगल ट्रेडिंग सिस्टम। डन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अप्रोच का नाम है पेन प्लस अप्रोच। सिंपली दे वुड बी आस्किंग अस कि पेन प्लस अप्रोच वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिटेल में डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। दे वुड बी आस्किंग पेन प्लस अप्रोच जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, इसका मतलब क्या किया जाएगा इसमें। डन। तो फर्स्ट फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए, पेन प्लस अप्रोच वाज स्टार्टेड बाय WHO व्हिच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, फोकस क्या होगा इसमें, दे वर सिंपली फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द नर्सेज एंड ऑफिसर्स जो कि सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कर्ब आउट करने के लिए काम कर रहे हैं। डन। सिमिलरली हमारे लिए इस अप्रोच की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पेन प्लस स्टैंड्स फॉर पैकेज ऑफ एसेंशियल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटरवेंशंस प्लस। यहीं पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि WHO जो तो पैन वर्ल्ड सर्वाइव करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ से रिलेटेड काम देखती है, बट जो पेन प्लस अप्रोच है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ओनली अफ्रीकन रीजन। WHO ने अफ्रीकन रीजन में ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें दे आर फोकसिंग ऑन कि ट्रेनिंग की जाएगी नर्सिस की और अदर स्टाफ्स की विद रिस्पेक्ट टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर टर्म आ रही है तो उसका थोड़ा सा स्टैटिक पता होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीजेज। इसमें किस तरह के डिजीज आते हैं, ये जनरली ऐसे डिजीज नहीं होंगे कि बोलने से, हाथ लगाने से किसी दूसरे को पास आउट हो जाएंगे। ये जनरली कैसे होते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से हो सकता है, बाहर का खाना पीने की वजह से, अदर वुड बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कि हेरिडेटरी कोई चीज़ हमारे पास आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिजीज कैसे आएंगे, हार्ट डिजीजेज आ सकते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन आ सकती हैं, डायबिटीज आ सकती हैं। डन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट जो दिस वीक चर्चा में रहती है। रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये हर साल इशू की जाती है एंड इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली कंसीडर करती है अपनी पॉलिसीज मेकिंग में। देन हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सीरियसली कंसीडर करती है फॉर पॉलिसी मेकिंग, बट यहीं पे बात ध्यान में रखिएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है इस रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट को लॉन्च करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, बाय टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट का साथ देती हैं सम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड डाटा प्रोवाइडर कंपनीज। फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव हमारे लिए टाटा ट्रस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपली टाटा ट्रस्ट का नाम पता होना चाहिए। डन। नाउ इस रिपोर्ट के लिए बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि दे आर फोकसिंग ऑन 4 पिलर्स। 4 एरियाज में ये रिपोर्ट अपनी एनालिसिस करती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड कि ये 4 सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से हैं 4 सेक्टर्स, दीज आर पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी एंड लीगल एड। नाउ फ्रॉम एनी रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन जो निकला है, सबसे हाई परफॉर्मिंग, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज यहाँ पे रिलाई करें, कितना परसेंटेज इस मिडल एज में रिलाई करें। डन। तो पहला फैक्ट हमारे लिए कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही, इट वाज कर्नाटका। ओवरऑल बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रीजन में डिवाइड करते हुए इंडिया को, तो सदर्न स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। क्रोनोलॉजी वुड बी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु। नाउ अदर फैक्ट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन बिहार में इंप्रूव साइड पे है। देन एक एक्सट्रीम फैक्ट भी इस रिपोर्ट ने शामिल किया, दैट दे हैड सेड दैट कि नो स्टेट और यूटी इन इंडिया हैज मेट इट्स टारगेट ऑफ कोटा। जनरली पुलिस सर्विसेज में एक कोटा मेंटेन किया जाता है कि दिस परसेंटेज ऑफ सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, बट हमारे इंडिया के किसी स्टेट या किसी यूटी में इस चीज को प्रॉपरली फुलफिल करते वो कोटा कभी पूरा ही नहीं हो सका। नेक्स्ट वन इसी से रिलेटेड कि 17% ऑफ पुलिस स्टेशंस हैव नो CCTV, 30% ऑफ द पुलिस स्टेशंस लैक वुमेन हेल्प डेस्क। डन। इसी रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो मेजर फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स 4 पिलर्स थे। नाउ इन 4 पिलर्स को जब एनालाइज किया जाता है, कौन से बेसिस पे किया जाता है, दीज 5 इंडिकेटर्स पे। 5 इंडिकेटर्स के नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कलोड एंड डाइवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि कर्नाटका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही है। अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉल स्टेट कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सी, तो दैट इट वाज सिक्किम। देन वुमेन होल्ड जस्ट 8% ऑफ द ऑफिसर पोस्ट, सिंपली मीन्स कि जो भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं पुलिस एरियाज में, जो भी हायर सीनियर मोस्ट पोजीशंस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पुलिस सेक्टर कंसिस्ट ओनली एंड ओनली 8% of women gender. Done. Next point is vacancies in High Court stands for 33% and in District Court it is 21%. Then उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा prisons में overcrowded proportion देखा गया है। आफ्टरवर्ड्स दिल्ली में अंडर ट्रायल रेट इज 91%, विच सिंपली मीन्स कि दिल्ली की जेलों में 91% जो क्रिमिनल हैं वो ऐसे बैठे हैं कि अभी उनका कंफर्म भी नहीं है कि उन्होंने वो क्राइम किया भी है कि नहीं किया, विच सिंपली मीन्स कि अभी उनकी पेशी भी नहीं हुई है, दे हैव नॉट प्रेजेंटेड टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दे आर गोइंग द अंडर ट्रायल रेट। तो कितना है
91%. लास्ट, 1 सिविल पुलिस पर्सोनल इज अवेलेबल फॉर 831 पीपल. कुछ रेशियो डिसाइड कर दी जाती है कि इतने प्रतिशत लोगों के मुकाबले इतने पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए. हमारे इंडिया में कितने हैं? 831 पीपल के अराउंड पे एक पुलिस ऑफिसर है, विच इज अ वेरी डिग्रेडेड वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पे हमें जुडिशियल सेक्टर में भी वैल्यू पता होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन, it is recommended कि for per 1 million population of India there should be 50 judges. But any guesses हमारे इंडिया में at present कितने हैं? इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में at present per 1 million population of Indians there were only 15 judges. Now इसके अलावा एक और एक्सट्रीम फैक्ट इसी रिपोर्ट ने बताया कि हमारे इंडिया में जो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, इन 25 हाई कोर्ट में से एक इकलौता हाई कोर्ट है जिनके पास अपना वुमेन चीफ जस्टिस है. दिस वन इट बिलोंग्स टू गुजरात हाई कोर्ट. गुजरात हाई कोर्ट की ओनली वुमेन चीफ जस्टिस है. कौन है, क्या नाम है उनका? शी इज सुनीता अग्रवाल. डन. नेक्स्ट इज अंबेडकर जयंती से रिलेटेड विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल. फ्रॉम दिस करंट अफेयर वी कैन एज्यूम क्वेश्चंस लाइक कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे पूछे जा सकते हैं या सिंपली इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन बन सकता है. तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिवाइज करें तो भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? एक पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिक्स थे. उनका कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डिस्कस करें, दे हैव लेड द महाड सत्याग्रह इन 1927, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक कुएं से पानी भरने के लिए प्रोविजन स्टार्ट की जाती है. पीछे का रीजन क्या था? हिंदू कम्युनिटी वाज प्रोहिबिटिंग द एससी कम्युनिटी कि आपका पानी यहाँ से भरने से हमारा पानी अशुद्ध हो सकता है. तो इस चीज को लेड आउट करने के लिए BR अम्बेडकर जी स्टार्टेड द महाड सत्याग्रह. हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट वन, ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. RTC क्या होती है? ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में कॉन्फ्रेंस करने की बात होती है. फॉर विच मोटिव? दे विल बी डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू गिव द इंडिपेंडेंस. इसी तीनों RTC में हमारे BR अम्बेडकर जी तीनों के तीनों में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट जो हमारे पर्सनैलिटीज जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, दे वर नॉट प्रेजेंटेड इन ऑल द 3 RTC. क्लियर. नेक्स्ट वन इज BR अम्बेडकर इज ऑल्सो रिलेटेड टू पूना पैक्ट 1932 which was signed between him and गांधी जी. Then he was a member of executive council of Viceroy. Afterwards कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? He was a chairman of the drafting committee. इनके द्वारा ही आर्टिकल 32 which is about constitutional remedies. आर्टिकल 32 according to him is the heart and soul of the Indian Constitution. लास्ट में they supported the parliamentary form of democracy. जनरली किसी भी देश को चलाने के लिए 2 तरह की डेमोक्रेसी फुलफिल की जाती है. फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड अदर वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है जिसमें कि 2 रूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. नेक्स्ट वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में his contribution would be first law minister of India, Dr. BR Ambedkar ji the. He opposed special status which was given to J&K under Article 370. Then he supported Uniform Civil Code. UCC का article क्या है? It is Article 44. Then he resigned in frustration afterward the withdrawal of the Hindu Code Bill. Afterwards, with respect to किसी religion, किसी sect से बात करें तो इनका conversion to Buddhism is also prominent. क्यों? क्योंकि उस दिन को डिसाइड किया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस. Next one is key writings. इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. दीज आर द एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन. नेक्स्ट इज हु वर शूद्रास. अपार्ट फ्रॉम की राइटिंग्स कुछ जर्नल्स, कुछ मैगजीन्स के साथ भी इनका रिलेशन है. दीज वर मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समर्था एंड जनता. लास्ट में इनके द्वारा स्थापित की गई कुछ ऑर्गेनाइजेशन. दीज वर बहिष्कृत हितकर्मी सभा एंड ही आल्सो फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिस वीक न्यूज में थी. मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट वन दे वुड बी आस्किंग ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई. नेक्स्ट वन दे वुड बी आस्किंग इसका लोकेशन क्या था, कौन सी जगह पे हुई है. थर्ड दे वुड बी आस्किंग किस तरह की ये एक्सरसाइज है. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर उस साल का कोई थीम इस्टेब्लिश किया गया था. डन. तो भी आज की क्लास में हम 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे हैं और इन दोनों का कोई भी थीम नहीं था, तो हमारे लिए याद करने वाली चीजें थोड़ी सी कमी है. डन. करें स्टार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज इज डस्टलिक 6. इट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. कौन सी जगह पे कंडक्ट की गई थी? इन इंडिया. पर्टिकुलर स्टेट नाम ये पता होनी चाहिए हमें. इट इज पुणे, महाराष्ट्र. ओके. किस तरह की ये एक्सरसाइज थी? जिसमें मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाती हैं बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, जहाँ पे डिस्कशन की जाएगी कि अगर आपके देश पे दूसरे देश द्वारा अटैक किया जाएगा तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करेंगे. सिंपली मीन्स कि एक दूसरे देश से मिलिट्री प्रोविजंस को सीखने की बात की जाती है. डन. ओके. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025. पहली बात किस कंट्री के बीच में होती है? बिटवीन इंडिया एंड USA. इस साल 2025 में कहाँ कंडक्ट कराई है? ऑन इंडिया,
पर्टिकुलरली स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह की एक्सरसाइज है? It was not a mock drill exercise, it is an HADR which simply stands for Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise, जिसमें क्या किया जाएगा, आपदा को कैसे हम कंट्रोल करें, मैनेज करें, आफ्टरमाथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर हम कैसे अपनी कंट्री को द्वारा रीपोजिशन आउट कर सकते हैं, इस चीजों पे चर्चा की जाती है इन दिस एक्सरसाइज। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अ साइबर अटैक, जीपीएस स्पूफिंग। जनरली हमारे लिए तो पहले टर्म ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जीपीएस स्पूफिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये समझने से पहले थोड़ी सी बैक हैंड स्टोरी देखते हैं। 28 मार्च 2025 को म्यांमार एंड थाईलैंड में एक अर्थक्वेक आता है जहाँ पे भारी नुकसान होता है। इस भारी नुकसान में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सेटल आउट करने के लिए इंडिया द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन ब्रह्मा। नॉर्मली हमारी इंडिया की एक पॉलिसी है विच स्टैंड्स फॉर इंडिया फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, जहाँ पे हमारा ये आइडिया होता है कि हमने अपने नेबर्स का किसी न किसी तरह सहारा बनना है। उसी के तहत ऑपरेशन ब्रह्मा में हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट थाईलैंड और म्यांमार में कुछ टेम्पररी बेसिस पे हॉस्पिटल्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंट्रोल आउट करने के लिए जा रहे थे। ना यहाँ तक की होगी पुरानी बात। अभी लेटेस्ट करंट अफेयर क्या चल रहा था, जब हमारे एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट से म्यांमार में इस अर्थक्वेक के बाद सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में जीपीएस स्पूफिंग नाम का एक अटैक होता है, साइबर अटैक होता है। सिंपली इसमें क्या किया जाता है कि जो एक लोकेशन डिसाइड कर दी जाती है बाय द जीपीएस कि इंडिया से आपने म्यांमार इस रूट से जाना है, इट वाज डाइवर्टेड बैक। जीपीएस मॉनिटरिंग करके उसको डाइवर्ट बैक कर दिया जाता है। सिंपली ये क्या है, जब आपकी ओरिजिनल जीपीएस लोकेशन को डाइवर्ट बैक करके किसी फॉल्स लोकेशन पे भेज दिया जाए, इसके पीछे का रीजन क्या हो जाता है? इट कुड बी बाय मिस्टेक हो सकता है या फिर किसी की डेलिबरेटली कोशिश हो सकती है। अभी इंडिया से रिलेटेड क्या हुआ वो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट ये पता है कि जीपीएस स्पूफिंग हुई है। किसके साथ हुई है? हमारे एक हेलीकॉप्टर का नाम इंपॉर्टेंट होगा, इट इज C-130J हरक्यूलियस। क्लियर? इससे रिलेटेड फैक्ट फॉरवर्ड देख ले कि इंडियन एयरक्राफ्ट अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा फेस्ड द स्पूफिंग अटैक। कहाँ जा रहे थे? म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक से रिलेटेड बचाव कार्य करने के लिए। नाउ इसी जीपीएस स्पूफिंग में क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गर देन द रियल वंस, कि रियल वन में और फॉल्स वन में सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। देन अगर हमने बात करी कि इस तरह का अटैक हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो साथ में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो वी डिसाइडेड कि हम इसको बचाव कार्य, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? वी स्टार्टेड कि हम प्रोटेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मल्टी सिस्टम नेविगेशन सिस्टम, कि किसी एक नेविगेशन सिस्टम पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इकट्ठे सारे के सारे। कौन से हो सकते हैं इसके अलावा और नेविगेशन सिस्टम? दीज आर जीपीएस बिलोंग्स टू विच कंट्री? यूएसए। देन इज ग्लोनास विच इज रिलेटेड टू रशिया। देन गैलीलियो विच इज रिलेटेड टू यूरोप। यहीं पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमारे इंडिया का खुद का भी एक नेविगेशन सिस्टम है विच स्टैंड्स फॉर IRNSS, और अदर नेम इसका क्या है? नाविक। क्या है? हमारी इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ही में प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिल रिलेटेड कुछ रूलिंग पास आउट की है। ये समझने से पहले थोड़ी सी बैकहैंड स्टोरी देखें तो एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नाम का एरिया और पावर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल एक जुरिसडिक्शन होती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, विच सिंपली स्टैंड्स कि ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, किसी हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू चल रहा है, तो इस चीज़ का हैंडल आउट करने का जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी के साथ एक जुरिसडिक्शन होती है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, एडवाइस से रिलेटेड है। नाउ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगी, किसको देगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किस मुद्दों पे एडवाइस दी जाती है? ऑन 2 इश्यूज। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड सेकंड वन इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। नाउ ये होगी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड मैटर। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी याद कर लेंगे विच इज आर्टिकल 143, दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन, अभी करंट में क्या चल रहा था कि हमारे इंडिया में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है लेजिस्लेचर से रिलेटेड, कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल पास आउट करना है, उसको एक्ट बनाने तक की जो प्रक्रिया है उसके बीच में साइन आउट चाहिए होते, किसके? गवर्नर के। ना गवर्नर को कई बार लगता है कि ये मुद्दा सेंटर को पता होना चाहिए, मैं खुद के हिसाब से यहाँ पे साइन नहीं कर सकता, या आई नीड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो उस बिल को क्या कर लेता है? रिजर्व करके रखता है। रिजर्व करके स्टेट लेजिस्लेचर को बोल देता है कि मैं अभी साइन नहीं कर रहा, मैं आई विल बी आस्किंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे सलाह मशवरा करके ही इस पे साइन आउट करूंगा, तभी आपका बिल एक्ट बनेगा। नाउ जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए ये बिल रिजर्व करके रखता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया, मतलब ना प्रेसिडेंट को बोला गया ना गवर्नर को बोला गया कि आपने कितने दिनों के अंदर अंदर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है। सिमिलरली अभी गवर्नर ने ये बिल भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भी कई बार क्वेश्चन आउट पूछने के लिए, एडवाइस लेने के लिए किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। नाउ ये 3 साइड क्रोनोलॉजीज बन गई, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम
कोर्ट ने फिलहाल ही में ये रूलिंग पास आउट की है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में टाइमलाइन है, वी हैव डिसाइडेड कि 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को इस बिल पे जो भी सहमति या असहमति है उसको फाइनल आउट करके गवर्नर तक पहुंचानी है बात, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी बिल अटका हुआ है उसकी फटाफट से फाइनलाइजिंग करके उस बिल को एक्ट बनाया जा सके। डन। सिंपली प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन द असेंट टू द स्टेट बिल्स विद इन 3 months वंस रेफर्ड बाय द गवर्नर। यहीं पे एक और फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होएगा कि जो हमने अभी क्रोनोलॉजी डिस्कस की है, इट वाज बोर्डर्ड फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका का ये मॉडल था जहां पे दे हैव सजेस्टेड अस कि आप लोग भी ये चीज कर सकते हो कि गवर्नर तो नहीं समझ लग रही कोई चीज तो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट एडवाइस लेने के लिए कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास। डन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग डिवाइस है। सिंपली पहले तो हमारे लिए इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विच स्टैंड्स फॉर बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग डिवाइस। सिंपल भाषा में क्या किया जाएगा, जंगलों में या नॉर्मली ओपन एरिया में एक डिवाइस लगाया जा रहा है। डिवाइस भी कैसा है, सोलर पावर डिवाइस है, मतलब कोई यहाँ पे खर्चा नहीं होगा, बिजली का खर्चा नहीं होगा। एक तो बिजली का खर्चा नहीं होगा, दूसरा किसी पर्सन का खर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज एन ऑटोनोमस डिवाइस, अपने हिसाब से काम चलेगा, मींस किसी एक्स्ट्रा प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस डिवाइस से क्या किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम काउंटिंग द बैट की स्पीशीज को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नाउ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया को अचानक से बैट स्पीशीज में इतना इंटरेस्ट क्यों गया। अपार्ट फ्रॉम कोविड इरा के टाइम के अलावा हमारे इंडिया में अगर हम अभी बात करें एट प्रेजेंटली देयर आर ओनली 135 स्पीशीज, जो कि बहुत एक कंसर्निंग वाली इशू है। हमारे इंडिया में कुछ टाइम पीरियड पहले इट वाज क्रॉसिंग 200+, तो हमें ये आइडिया था कि हमने अपनी स्पीशीज़ को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए पहले हमें एग्जैक्ट नंबर तो पता हो, उसके लिए हमने बैट इको मॉनिटरिंग नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया। किसने बनाया डिवाइस? इट वाज मेंटेन्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बेंगलुरु। क्या किया जाएगा, इट एक्टिवेट्स एट सनसेट, सूरज की रोशनी से चलेगा, एंड यूजेज अ रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर। इट हैज़ कॉस्ट लेस देन अ थर्ड ऑफ द कन्वेंशनल जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज है उससे 1/3 इसकी कॉस्ट कम है। जनरली हमारे इंडिया में कई बार कोई नई टेक्नोलॉजी जब लॉन्च की जाती है उसकी कॉस्ट हायर साइड पे होती है, जिसकी वजह से हम उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाते, बट ऐसा ये मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसकी कॉस्ट ओरिजिनल लेवल पे ही हमने कम रखी है। लास्ट वन, इसका स्ट्रक्चर बताया गया है, बैटरी बैकअप बताया गया। बैटरी बैकअप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जनरली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? 8 डे रन टाइम, मतलब 8 दिन बिना सूरज की रोशनी के भी ये मशीन, ये डिवाइस काम कर सकती है। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू हीट वेव को एज ए स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया है। कौन सी स्टेट ने किया है? सिंपली हमारे लिए स्टेट का नाम ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? इट इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया, और ये पहली स्टेट नहीं बनी है जिसने स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया हीट वेव को। अपार्ट फ्रॉम डेट हर साल कोई ना कोई स्टेट डिक्लेयर करती है, जैसे कि पिछले साल तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया था। नाउ 2025 की बात करें तो तेलंगाना स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। किसी भी डिजास्टर को स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर करने से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में इससे रिलेटेड फाइनेंशियल आउटलेट डिसाइड कर सकती है, इससे रिलेटेड पर्टिकुलर स्कीम्स को प्रोवाइड करवा सकती है, इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा प्रोविजन, जैसे कि तेलंगाना ने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड ओरल रिहाइड्रेशन, ORS के स्टेशन इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट वन फैक्ट कि कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, क्या इनिशिएटिव इसमें एड ऑन किया जाएगा। अदरवाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में हीट वेव को कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो हीट वेव की डेफिनेशन बताई गई है, वैसे किसने बताई है? IMD, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उनके अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर बन जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर उस सिटी का नॉर्मल टेम्परेचर से 5 और 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो दैट वुड बी द सिचुएशन ऑफ हीट वेव। सिमिलरली सिवियर हीट वेव कंडीशन कब अराइज होती है? व्हेन अबव 45 डिग्री सेल्सियस वाज मेंटेन एज अ मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसी सिटी के नॉर्मल टेम्परेचर से जब डेविएशन बढ़ जाए 7 डिग्री और सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज परमानेंट लोक अदालत से रिलेटेड है। पहले तो हमारे लिए स्टेट इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी स्टेट ने इनिशिएटिव किया? इट वाज स्टार्टेड बाय केरला। केरला गवर्नमेंट ने लोक अदालत की ऑनलाइन प्रोविजन स्टार्ट कर दी है। लोक अदालत क्या होती है? जहाँ पे आर्बिट्रेशन सेटलमेंट बेसिस पे केस फाइलिंग से पहले ही आपकी सुलह मशवरा करवा के केस को रद्द कर दिया जाता है, आपका मॉनेटरी कंपनसेशन करके आपको थोड़ा सा लिटिगेशन खर्चे से बता दिया जाता है। नाउ लोक अदालत की एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत की गई थी? हमारे लिए वो एक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसकी जुरिसडिक्शन क्या है? कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द केसेस। किस तरह के केसेस? अभी ऐसा भी केस नहीं है कि अगर आप किसी का मर्डर करके आ गए हो तो आप बोलोगे लोक अदालत में मैं यहाँ पे अपना कंसिलिएशन करना चाहता हूँ कि हम आपस में एक दूसरे को पैसे देके केस आगे तक नहीं जाने देंगे। लोक अदालत जनरली डील्स विद पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज केसेस। डन। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड फैक्ट कि नेचर ऑफ जजमेंट क्या है? इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जुरिसडिक्शन लिमिट क्या है कि 1 करोड़ तक की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड कोई भी केसेस है वो यहाँ पे हैंडल आउट किए जा सकते हैं। अभी करंट अफेयर में हमने क्या डिस्कस किया कि केरला गवर्नमेंट पहली स्टेट बनी है जिसने की ऑनलाइन प्रोविजन स्टार्ट करी है ऑफ लोक अदालत। अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट के नेम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तिरुवनंतपुरम, इरानाकुलम एंड कोझिकोड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट जो चर्चा का विषय बनती है, ग्लोबल आउटलुक ट्रेड एंड स्टैट्स रिपोर्ट। किसके द्वारा इशू की गई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा।
नॉर्मली किसी भी रिपोर्ट से रिलेटेड हमारे एक तो इशूइंग अथॉरिटी पता होनी चाहिए या फिर उसके अलावा इसका कोई कंक्लूजन फैक्ट निकल के आता है। एज अ नेम सजेस्ट ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है कि क्या क्या हमें 2025 के अकॉर्डिंग एक आइडिया लग रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज यूएसए एंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज चाइना। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, 14th नंबर पे आती है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड। इसी रिपोर्ट में दिस ईयर 2025 में एक पहला इंडिकेटर एड ऑन किया गया विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज ट्रेड, और ये सर्विसेज ट्रेड ही एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू दिस 4% का सर्विसेज ट्रेड बढ़ा है। इसके अलावा बाकी हर जगह ग्लोबल ट्रेड इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशंस की वजह से या फिर कुछ कंट्रीज द्वारा एक दूसरे पे जो टैक्सेस टैरिफ लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। क्लियर? नेक्स्ट इज रिलेटेड टू IISR सूर्या। सूर्या सिंपली हमें एक टर्म पूछी जा सकती है। सूर्या वर्ड वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये क्या है? ऑप्शंस में क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई किसी स्कीम का नाम है, किसी फिश स्पीसीज से रिलेटेड है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या है? टर्मरिक पाउडर। डन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इट वॉज लॉन्च बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट इज केरला। क्या है? इट वॉज लाइट कलर डिजोमिन सुटेबल फॉर द पाउडरिंग इंडस्ट्री। बेसिकली इसको बनाने का रीजन क्या था? जनरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हल्दी की रिक्वायरमेंट के टाइम पे लाइट कलर का हल्दी चाहिए होती थी, बट दैट टाइम जो नेचुरल हल्दी होती थी दैट वाज इन डार्कर कलर। तो वो उस चीज को कब आउट करने के लिए क्या करते थे? ओरिजिनल हल्दी के बीच में डस्ट पार्टिकल्स को एड ऑन करते थे कि थोड़ा सा उसका लाइटर शेड मिल जाए। नाउ दिस एग्रीकल्चर के एक इंस्टीट्यूशन ने स्टैब्लिश कर दिया कि हम आपको लाइटर वाली हल्दी प्रोवाइड करवा के देते ताकि डस्ट पार्टिकल्स आप कम से कम ऐड करो, ताकि मैन्युपुलेशन या फूड अडल्ट्रेशन के इशू थोड़े से कम हो सके। डन। अर्लियर ब्लेंडेड टर्मरिक पाउडर लैक्स द स्टैंडर्डाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इसकी और खास बात क्या है? इट वाज अ हाई यील्डिंग प्रोड्यूसिंग 20 to 30% मोर देन अर्लियर वन, और पर यील्ड हेक्टेयर भी इसका इंप्रूव्ड है। डन। वी हैव कवर्ड दिस वीक्स करंट अफेयर्स। होप दिस वुड बी हेल्पफुल एंड एड योर प्रिपरेशन। थैंक यू।